मैं आपको ना बच्चों एक बात बताने जा रहा हूं जो हमने पिछली क्लासेस में भी कराया था। एक बार मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। यही तो पढ़ रहे हैं बच्चों, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। नहीं, आर्थिक नीतियां डॉक्टर मनमोहन सिंह इसको लेकर आए थे। इसके अंदर 3 पहलुओं पर नजर की गई थी। एक लिबरलाइजेशन, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निजीकरण, और इसी तरह ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, या कहीं के भूमंडलीयकरण भी लिखा हुआ होता है। लेकिन हम पढ़ रहे थे लिबरलाइजेशन के बारे में। एक बड़ा प्यारा सा सवाल है। हमने जो लिबरलाइजेशन आपको पढ़ाया उसके बाद हमने बात की थी उसमें होने वाले सुधारों की, रिफॉर्म्स की। तो रिफॉर्म्स अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर लिबरलाइजेशन, सॉरी मैंने यूटिलाइजेशन कह दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिफॉर्म्स, सुधार क्या क्या हुए, उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या सुधार किए, हम इस पर बात करेंगे। आपको पता है बच्चों सुधार कितने तरह के थे? बेटे 5 तरह के सुधार थे। कितने तरह के सुधार थे? कितने तरह के सुधार थे? पहला जो सुधार था वो किससे रिलेटेड था? एग्जैक्टली ये है, देखो प्यारे बच्चों, आपने फौरन बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी ऐसे सुधार जो किसमें किए गए थे? इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र संबंधित सुधार। इसके अंदर सरकार ने क्या सुधार किए थे फैजान? इंडस्ट्रीज से रिलेटेड लिबरलाइजेशन में, उदारीकरण में क्या क्या सुधार हुए थे मैं बता दूं आपको। सबसे पहले सुधार, हालांकि पिछली क्लासेस में हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन क्लास में बैठकर एक्सप्लेन करने के बाद बच्चा भूल जाए तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। क्लास में एक एक वर्ड, डेट, प्लेस, इवेंट्स, इंसिडेंट सब याद रहने चाहिए। आपका जो एग्जाम आता है ना बेटे, अब उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, रीजन असर्शंस होते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो पेपर एक अच्छे स्टैंडर्ड में आता है। मतलब मैं पर्सनली बड़ा खुश हूं ऐसे एग्जाम से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एमसीक्यूज के अंदर अगर तुम्हें आता है तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं आता तो पूरे कटेंगे। तो पढ़ने वाला बच्चा, तुक्का नहीं, पढ़ने वाले बच्चे के नंबर आते हैं। रीजन असर्शन में 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। बड़ा अच्छा पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने का वो। तो इसलिए क्लास के अंदर अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, हर एक बात को ध्यान से सुन रहे हो, तो हसन मेरे बच्चे तभी उसको कर पाएगा। तो समझे शिवम? लेट जाओ थोड़ा सा। देखो प्यारे बच्चों, पहला सुधार जो इंडस्ट्री से रिलेटेड था, अब जो मैं बता, हो सकता है कुछ बच्चों को याद न रहा हो, लेकिन फैजान भूलना नहीं है। बताओ पहला सुधार क्या था? अबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंस लिख दो, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। सरकार ने लाइसेंस को क्या कर दिया? लाइसेंस का उन्मूलन कर दिया। लेकिन क्या सभी इंडस्ट्रीज पे से? क्या सभी इंडस्ट्रीज पे से? फैसल कितनी इंडस्ट्रीज को छोड़कर? 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर। देखो बेटे, क्या तुमने घर जाके पढ़ा था ये? लेकिन क्लास का लेक्चर ध्यान से सुना ना तो घर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस अनडिवाइडेड कंसंट्रेशन पूरे लेक्चर पे। ठीक है, चलो अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। अब आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे से सरकार ने लाइसेंस की जो फॉर्मेलिटी थी उसको अबॉलिश कर दिया, उसको हटा दिया। 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर एक बार 5 इंडस्ट्रीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सी 5 इंडस्ट्रीज थी? पहले शराब पे बोलियो, अपनी फेवरेट चीज तो बोलिए, सिगरेट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहला लो जी, मैंने एब्रीविएशन यूज कर ली, CIG मतलब सिगरेट। सिगरेट की इंडस्ट्रीज अगर आप बनाना खोलना चाहते हो, सिगरेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरी कौन सी है? देखो अल्कोहल। तो भैया कौन बैठा है यहाँ पे? अल्कोहल, शराब। पीछे से कहां से आवाज आ रही है? सिगरेट हो गया। अब दूसरी आती है केमिकल, डेंजरस केमिकल। केमिकल से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हो, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो बेटा आपको पहले सरकार से लाइसेंस लेना होगा।
फैसल लाइसेंस कब? जब हमें शादी करनी होगी तो भाई, जब बस बात खत्म। नहीं, बताओ 1990 तक जो इंडस्ट्रीज थी वो 17 थी। 17 टाइप्स की इंडस्ट्रीज सरकार रन करती थी। बाद में 1991 में 8 इंडस्ट्री कर दी। कितनी कम हो गई देखो। देखो ये है, वेरी गुड। अब 3 हो गए 2016 के बाद। कितनी हो गई? 3 इंडस्ट्री हो गए। अब 3 इंडस्ट्री कौन सी, ये भी बता दो। शाबाश। रेलवे और डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। बिल्कुल सही जवाब, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। मेरे बच्चों देखो, ऐसे याद रहनी चाहिए चीज आपको। ध्यान आ रहा है ना बेटे समझ में? ऐसे जब तुम एक्सप्लेन करोगे, हो सकता है उससे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी इंडस्ट्री सरकार के अंडर में नहीं है। अब ये 3 तो है, इसके अलावा चौथी होगी वो नहीं है। टिक लगा दो, आंसर हो जाएगा ना बेटे ये। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटे इसके अंदर है? डी रिजर्वेशन। क्या बेटे? डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। उत्पादन क्षेत्र का संरक्षण हटा दिया। संरक्षण ही आरक्षण। हाँ, कभी संरक्षण, क्योंकि संरक्षण का मतलब तो प्रोटेक्शन होता है। यह है डी रिजर्वेशन। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, यूं तो बात समझ में आ गई। बात समझ में आना अलग चीज है, बात को इलाबोरेट करना, प्रेजेंट करना, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझाना, यह जरूरी है। अब तुम्हें पता लग गया कि डी रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्शन के ऊपर जो आरक्षण लगाया था सरकार ने वो हटा दिया। सर बात समझ में आ गई हमें, तो क्या बताओगे? बता ना पाने क्यों मुन्ना इसे आप? मैं बताता हूं। SSI, स्मॉल स्केल। शाबाश। क्या लिखा है? कुछ ऐसे उद्योग थे, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी, कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिन वस्तुओं के प्रोडक्शन करने को सरकार ने पाबंदियां लगा दी थी और यह कहा था ये वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। किसी दूसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ये प्रोडक्ट बनाने की अनुमति, या अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो हम ही करेंगे। सरकार ने रिजर्वेशन दे रखा है हमें। सरकार ने कहा भाई रिजर्वेशन को कर देंगे डी रिजर्वेशन। मेरे बच्चों मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं, उस बात को बिल्कुल याद रख लेना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एक खासियत है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक खूबी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक मेरिट है, एक फायदा है, एक लाभ है, एक गुण है, और वो यह है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती है। पहले याद तो करो, मीन्स सीधा बैठो, ये क्या या डांस देखना है वो तुम मेरा? सीधे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती हैं। क्या होती है? क्या होती है? लघु उद्योग, इन्हें हिंदी में कहते हैं लघु उद्योग। लघु उद्योग जो होते हैं रोजगार परक होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, रोजगार परक का मतलब है ये ज्यादा रोजगार देने वाले होते हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से काम नहीं किया जाता। इस तरह की इंडस्ट्रीज में हाथों से काम किया जाता है मशीनों की बजाय। यानी यहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी जाती है। यानी जिस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जितना काम करने के लिए 2 वर्कर्स की जरूरत है, जितना काम करने के लिए 2 वर्कर्स की जरूरत है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, उतना ही काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 10 वर्कर करते हैं। तो उतने काम के लिए लार्ज स्केल में तो रोजगार मिल रहा है 2 लोगों को, और उतने ही काम के लिए स्मॉल स्केल में काम मिल रहा है 10 लोगों को। तो इसी वजह से सरकार ने रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इन पर रिजर्वेशन लगा दिया था कि ये वाला काम XYZ कोई सभी प्रोडक्ट सिर्फ कौन सी इंडस्ट्री में बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था रोजगार को बढ़ाना।
लेकिन 1991 के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कह दिया कि भाई साहब अब टेंशन ना लो, बड़ा कहते हैं डी रिजर्वेशन, आरक्षण हटा दिया उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। मेरे बच्चों बिल्कुल भी भूल मत जाना इसको। अब बताओ क्या तुम्हें याद नहीं इतनी प्यारी प्यारी बातें? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी उत्पादन क्षमता का विस्तार। विस्तार मतलब बढ़ाना। ये पॉइंट तुम्हें पता समझ में कब आएगा? जब मैं इससे अगला वाला पॉइंट भी आपको बता दूंगा। भाई ध्यान रखना, सरकार ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां, ऐसी नीतियां बनाई जिसकी वजह से लोगों की जो मतलब इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी वो पहले से कैसी हो गई, कैसे ज्यादा हो गई होगी। मैं अगला वाला पॉइंट बताता हूं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सरकार ने आपको फ्रीडम दे दी। क्या दे दी बेटे? टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल। भाई कैपिटल गुड्स, जानते हो आप कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु के आयात की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है आजादी। 15 अगस्त वाली आजादी नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंस है। यह है फ्रीडम टू इंपोर्ट। आपको आयात करने की स्वतंत्रता दे दी। क्या आयात करने का मतलब है दूसरे देशों से मंगाने की। क्या मंगाने की? एडवांस टेक्नोलॉजी मंगाने की, बड़ी बड़ी मशीनें मंगाने की। और एक बात बता भाई फैज, जब तू एडवांस टेक्नोलॉजी को चाइना से इंपोर्ट कर लेगा, जब तुम एडवांस टेक्नोलॉजी को, बड़ी बड़ी मशीनों को कोरिया से इंपोर्ट कर लोगे, जापान से इंपोर्ट कर लोगे, तो तुम्हारी उत्पादन करने की क्षमता घटेगी या बढ़ेगी? पहले वाला पॉइंट ये कह रहा है ना, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैसे बढ़ी? क्योंकि आपको कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की क्या मिल गई थी? मेरे प्यारे बच्चों, ये सुधार किए गए थे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, इसलिए इनको कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। माशाल्लाह बेटे, बात समझ गए? अल्लाह हबीबी सब में पहले, सब में, ये सबसे दूसरा रिफॉर्म जो है वो कौन सा है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अरे मेरे बच्चों बोलते क्यों नहीं हो? देखो बच्चों, मैं यहां पे सेक्टर का सेक लिख देता हूं, पॉइंट लगाता हूं। ये एब्रीविएशन ना आप यूज मत करना, पूरा लिखना। अगर मैं क्लास में राइटिंग पे इस पे ध्यान दूंगा ना, तो ये 45-50 मिनट की क्लास होती है। बस मैं कोई यहाँ पे तुम्हें लिटरेचर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ बेटे, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आपके पास नोट्स हैं, किताबें हैं, इतना बेहतरीन बेहतरीन टीचर है मेरी तरह, तो उसको आप खुद भी समझ सकते हो। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इसको बोलते हैं वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार। हिंदी में लिख देता हूं इसका नाम। बहुत सारे बुझे हुए बच्चे भी बैठे हैं बेचारे। वित्तीय क्षेत्र संबंधी। मेरे बच्चों देखो, मैं ज्यादा कुछ ना बोल के सीधी सीधी बात बोलता हूं। इस तरह के सेक्टर में, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म जब हुए, वो 3 बातों को लेकर विचार किया गया। 3 बातों को लेकर विचार किया गया, है ना साकिब? वो 3 बातें रेडी भी हैं आपको, वो 3 बातें मैंने आपको समझा रखी है। वो कौन कौन से बताओगे? जो हैं बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, बड़ा जोर लगा है। दूसरा इसमें कौन सा था? वेरी गुड, स्टॉक एक्सचेंज। अरे भाई असद नहीं आया आज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है बेटे? शेयर्स का खरीदना बेचना। और तीसरा क्या है मेरे बच्चों? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म कहेंगे यहां पर हम बेटे। इसके अंदर सरकार ने, तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता दूं, इसके अंदर सरकार ने जो विदेशी इन्वेस्टर्स थे, FII फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर्स, इनके थ्रू परमिशन दे दी कि आप हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आपको बड़ी प्यारी सी बात बता दी, अगर आप विदेश में, हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करते हो बैंकिंग क्षेत्र में,
फाइनेंशियल सेक्टर में, तो आपको 74% की डोमिनेंसी दे दी जाएगी। इसकी वजह से नए नए बैंक हमारे भारत में ओपन होना शुरू। कुछ बैंक के नाम मैं बता दूं, जैसे मर्चेंट बैंक्स। कौन सा बैंक? मर्चेंट बैंक्स, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड। बात समझ गए बेटे? तो जब इस तरह के बैंक खुल, वैसे एक बात बता, जब विदेशी बैंक तुम्हारे देश में खुल जाएंगे, विदेशी लोग तुम्हारे देश में इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे, तो उनका हमारे देश में पैसा लगाना नुकसान की बात है? अरे फायदे की बात है यार, नुकसान की बात नहीं है, फायदे की बात है। तुम्हारे देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, तुम्हारे देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, दूसरे देश के साथ संबंध तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। समझ रहे हो बेटे? इकोनॉमिकली। हाँ, टेक्निकली तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमने ये कैपिटल गुड्स मंगा ली है, इकोनॉमिकली। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका। नेक्स्ट सुधार क्या था मेरे बच्चों? टैक्स रिफॉर्म। देखो बच्चों, बात टैक्स रिफॉर्म के अंदर अगर आपको लिखनी है, जैसे मैं बता रहा हूं ना, देखो वैसे मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं, लेकिन मैं आज इस क्लास में पिछली क्लास को रिकैप्चुलाइज करा रहा हूं, क्योंकि बेटा ये ना, ये जाके बच्चे घर में कम पढ़ते हैं और याद नहीं कर पाते। मैंने बच्चों को ये टॉपिक 3-3 बार पढ़ाया है। रिवीजन क्यों पहले? अभी तो रिवीजन कराया ही नहीं है। अरे तुम क्लास में आ रहे हो, ये कितना बेहतरीन चार्ट बन गया, इस चार्ट को भी याद रख लेना बेटे। तो जो रिफॉर्म्स अंडर ये है आपका उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब टैक्स बर्डन के अंदर आपको बताना है कि पहले टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मैं आपको करा नहीं चुका? ये आपको ही पता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसी के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। इस बर्डन को वो ट्रांसफर दूसरे व्यक्ति के ऊपर हस्तांतरित। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है, दूसरा होता है। समझ बात आ रही है? साकिब बाबू यहाँ आओ, यहाँ तो आओ। है क्या पाइस हो रहा है तुम्हें? यहाँ आओ। तुम तो वापस ही चले जाओ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। अब तो ये क्या कर रहा है? क्या सोच रहा है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बेटे डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? तुम बताओ, खड़े भी बताओ बेटे। सर, जो गवर्नमेंट एक व्यक्ति को बर्डन देते हैं और वो किसी को ट्रांसफर नहीं करते। जय टैक्स का बर्डन आप ट्रांसफर जिस पर इंपोज किया जाता है, जिस पर टैक्स को लगाया जाता है, उसी के द्वारा उसका भुगतान। जैसे मुझे एग्जांपल बता दो एक। वेरी गुड, हाउस टैक्स। भाई अगर तुम्हारे घर पे टैक्स लगेगा तो क्या पड़ोसी टैक्स पे करेगा? नहीं करेगा। पड़ोसन का टैक्स तो पे कर सकता है, पड़ोसी का टैक्स पे नहीं कर सकता आदमी। फैसिलिटी कैसे मुस्कुराया? अल्लाह की कसम मैं तो कर दूंगा। बैठ जाओ। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता? फैसल खड़ो के बता क्या? इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। कौन सा कर कहते हैं? लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये कैसा टैक्स हो? जैसे फैसल भाई ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जिस व्यक्ति पर ये लगाया जाता है उस व्यक्ति द्वारा इसका भुगतान, बल्कि उसका बर्डन दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफर। एक बड़ा ही फेमस, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत सा टैक्स आपके भारत में है, जी। टैक्स कौन सा हो सकता है? भाई ये बड़ा दिलचस्प लड़का भाई क्लास में। टैक्स कोई से भी, मतलब व्हाट यू वांट टू सेल इस फैजान, कोई से भी क्या? जीएसटी टैक्स है, हाउस टैक्स टैक्स है, लेकिन हाउस टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि जीएसटी टैक्स जिस पर लगाया जाता है उसका भुगतान वो क्या करता है? अपने प्रोडक्ट के प्राइस में उस टैक्स के अमाउंट को जोड़कर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है। आपने हमेशा एमआरपी के नीचे लिखा हुआ देखा होगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल। हर चीज पे देखो, जुमराल बाजार की चीज पे तो लिखा हुआ नहीं होता फैजान, शायद आपको इस बात का तजुर्बा नहीं है, लेकिन आप किसी पैकेट को खरीदते हो उस पर क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल, यानी उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जीएसटी टैक्स पता है, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स था, जो सेल्स टैक्स था, वो बड़ा
जो टैक्स का स्ट्रक्चर था, हमारे टैक्स की जो बनावट थी, हमारे टैक्स का जो कैलकुलेशन सिस्टम था, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। हर कोई उस टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर पाता था। तो धीरे धीरे उस पर अमेंडमेंट होती रही, सुधार होता रहा, होते 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 एक बड़ा ही सिंप्लीफाई करके एक टैक्स बनाया, जीएसटी। इससे पहले वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर आया था। अभी मोदी जी के दौर में आया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में बता दूं, इस टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई मतलब एक सरल बनाने के लिए, सरल बनाने का मतलब है कि हर व्यक्ति टैक्स के सिस्टम को समझ ले और सरकार को सही सही टैक्स की गणना करके सरकार को टैक्स देता रहे। तो सरकार ने 2016 का, बेटे बड़ी याद रखने वाली बातें हैं ये बातें बच्चे अक्सर बेशतर भूल जाते हैं। 2016 में भारतीय पार्लियामेंट में, बेटे कहां पर, या इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया था। क्या पेश किया था बेटे? वो बिल जीएसटी को लेकर था। जब हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा के अंदर इसको बहुमत प्राप्त हो गया इस बिल को, तो ये हमारा जीएसटी से रिलेटेड एक एक्ट बन गया। और जुलाई 2017 में, बेटे कब, हमारे भारत में जो टैक्स लागू, उसका नाम क्या था? तो ये टैक्स को लेकर कुछ सुधार भारत के अर्थव्यवस्था में हुए थे, इनको कहा गया टैक्स रिफॉर्म। वेरी गुड। एक सुधार और हुआ, ओ माशाल्लाह, फॉरेन एक्सचेंज। शाबाश, ये देखो बच्चों याद रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अरे समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? बोर्ड देख रहे हो बेटे, पूरा बोर्ड भर दिया। और देखो शाहनवाज, उसका नाम है हसन, हर एक चीज तुम्हें आती है, हर एक चीज तुम्हें पता है इस बोर्ड की। आज सोच के देख। फिलहाल तुम प्लीज, तुम तो एक्सेप्शन हो। रेहान, सब चीज क्लियर है नहीं है बेटे? ये चीज याद रहनी चाहिए। 2 चाय लेकर आओ जल्दी से। तो आती है तुझे? दे, मुझे ये नहीं आता। मैंने सही से नहीं समझाया, मैंने सही से समझाया। अगर तुम्हें हमारा पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा तो आपको टीचर की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा, समझ गए? आप अपने दिमाग का एमआरआई कराओ, शायद दिमाग यहां पे नजर आए तुम्हारे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, तो विदेशी विनिमय सुधार। मेरे बच्चों देखो, आपको कल की क्लास में ना ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वाला जो पॉइंट था, बहुत सहजता के साथ, बहुत सुकून के साथ इस पॉइंट को समझाया था। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक चैप्टर है लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद, उस चैप्टर को समझने के बाद समझ में आएंगी। लेकिन मैं आपको 2 बातें इसमें बता दूं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सन 1991 में, 1991 में सरकार ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया। क्या किया? और डिवैल्यूएशन का मतलब हमने बहुत अच्छे से बताया, अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा दिया। सरकार ने घटा दिया, हालात ने नहीं घटाया, सरकार ने घटा दिया। अगर मार्केट फोर्स की वजह से करेंसी की वैल्यू घटती है, उसे डिवैल्यूएशन नहीं कहते, उसे एग्जैक्टली उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन जब सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो सरकार ने करेंसी को क्या करा बेटे? डिवैल्यूएट किया, डिवैल्यूएशन किया। डिवैल्यूएशन को हिंदी में कहते हैं अवमूल्यन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? शाबाश, अवमूल्यन किया। क्यों अपनी करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट घटा रही थी? कोई तो फायदा होगा। हाँ, मैं बता दूं, सरकार ने करेंसी का डिवैल्यूएशन इस वजह से किया, जब जब तुम्हारी करेंसी की वैल्यू घटेगी, चाहे सरकार घटाए, चाहे मार्केट फोर्स की वजह से घटे, जब जब तुम्हारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है, तब तब तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, तब तक तुम्हारा क्या होता है? तो सरकार ने करेंसी को जो डिवैल्यूएट किया था वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया था। क्या बढ़ाने के लिए? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। और एक्सपोर्ट बढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। खैर, अभी ये मुद्दा नहीं है बताने का कि क्या फायदे होते हैं। फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, हमारी घरेलू डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जीडीपी, बहुत सारे फायदे होते हैं एक्सपोर्ट बढ़ने के। लेकिन फिलहाल फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में 1991 में सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाया।
यानी डिवेल्युएट किया, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट, जब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया तो बाद में 1991 के बाद, आफ्टर 1991, करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, घरेलू मुद्रा की मूल्य को निर्धारित करने के लिए सरकार ने जिस फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम को एक्सेप्ट किया, अप्लाई किया, वो सिस्टम था फ्लोट एक्सचेंज रेट। कौन सा था? फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोट को फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, लोचशील विनिमय दर प्रणाली। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो ये क्लास हमारी बड़ी खूबसूरत क्लास चली है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या इस बोर्ड पर जितनी बातें लिखी हुई हैं, कोई बात ऐसी है जो आपको ना पता हो? मैंने आपसे नहीं पूछा फैजान, जो छुट्टी करने वाले बच्चे हैं ना, वो तो उस क्लास की प्रॉब्लम पूछे ही ना जिन्होंने छुट्टी करी है, क्योंकि बेटा वो सारी प्रॉब्लम है ना आपकी, आपने क्लास ही अटेंड नहीं की। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है जी, एक ही तो छुट्टी करी है, एक और कर ले, आज देख लियो।